नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं एजुकेटअप IAS अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी फिलोसफी ऑप्शनल में पेपर 2 का सेक्शन है, यानी सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, सामाजिक राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमारे सिलेबस की 2 यूनिट हो चुकी हैं। पहली यूनिट थी सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श, जिसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना था, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, और फिर हमने पढ़ा था संप्रभुता। और ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इनके आपको वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिलेबस का तीसरा टॉपिक, व्यक्ति एवं राज्य। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिलेबस का तीसरा टॉपिक, व्यक्ति एवं राज्य। इसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व। तो आज हम केवल इस क्लास का बेसिक करेंगे कि व्यक्ति एवं राज्य, इसमें हमको पढ़ना क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आज हम ये देखेंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और फिलोसफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं व्यक्ति एवं राज्य, अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। क्या होता है कि राज्य द्वारा व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं। राज्य द्वारा व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जब अधिकार दिए जाते हैं तो उसको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। अगर अधिकार दिए जाते हैं तो उसको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे हमारे संविधान में भी है कि जैसे मूल अधिकार दिए गए हैं, संविधान में हमारे है कि मूल अधिकार भी दिए गए हैं, मूल अधिकार तो मूल कर्तव्य भी है। यहाँ पर जैसे अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्य भी है। ऐसे यहाँ पर राज्य द्वारा व्यक्ति को अगर अधिकार दिए जाते हैं तो उनको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। और अगर व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन ना करे, तो उसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अगर व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसको हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और उत्तरदायी क्या है? एक कानूनी अवधारणा है। उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व एक कानूनी अवधारणा है। कैसी है? कानूनी। उत्तरदायित्व एक कानूनी अवधारणा है। और अगर कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो कानूनी अवधारणा होने के कारण हम व्यक्ति को या फिर राज्य व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है, राज्य व्यक्ति को दंड भी दे सकता है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि तीनों टॉपिक को जोड़ के देखा कि ये पूरा टॉपिक इससे जुड़े हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, व्यक्ति एवं राज्य। अब जैसे हम शुरू करते हैं व्यक्ति एवं राज्य, तो इसके 4 प्रारूप हैं। व्यक्ति एवं राज्य। आज हम केवल व्यक्ति और राज्य देखेंगे। व्यक्ति और राज्य, इसके 4 प्रारूप हैं। 4 प्रारूप कैसे? इसके 4 प्रारूप हैं कैसे कि पहला प्रारूप है कि राज्य की पहला प्रारूप है कि राज्य एक, पहला प्रारूप है। इसके 4 प्रारूप हैं। 4 प्रारूप व्यक्ति एवं राज्य के 4 प्रारूप हैं। पहला है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। पहला बोलते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तो इस बात का समर्थन कौन करते हैं? इस बात का समर्थन करते हैं जो अराजकतावादी हैं। अराजकतावादी और मार्क्सवादी, इसके समर्थन कौन करते हैं? अराजकतावादी और मार्क्सवादी। तो यहाँ पर अराजकतावादी, तो इसका मतलब हमने आपको पहले भी बता दिया था पहले वीडियो में कि अराजकतावादी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मनुष्य यानी व्यक्ति एक न्यायपरायण आदमी है, अपना विकास स्वयं कर सकता है, इसलिए राज्य की करना ही बेकार है। राज्य यानी सरकार
सरकार की कल्पना ही अनुचित है, सरकार होने ही नहीं चाहिए। तो अराजकतावादी ये बोलते हैं। और अगर हम दूसरा प्रारूप देखें तो हमारा दूसरा प्रारूप है कि जैसे राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अब दूसरा प्रारूप है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक बुराई है। अगर हम दूसरा प्रारूप देखें कि राज्य आवश्यक तो है लेकिन बुराई है, तो इस बात का समर्थन कौन करते हैं? इस बात का समर्थन करते हैं जैसे नकारात्मक उदारवादी, नकारात्मक उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादी। और कौन से हैं? स्वेच्छातंत्रवादी। तो जो नकारात्मक उदारवादी हैं ये बोलते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्य आवश्यक है, राज्य एक बुराई है लेकिन आवश्यक है। आवश्यक कैसे? सीमित रूप में। कैसे? राज्य की संकल्पना हो लेकिन सीमित हो, राज्य हो लेकिन सीमित हो। और यहां अगर देखें तो हमारा तीसरा है कि राज्य एक सकारात्मक, राज्य एक सकारात्मक भलाई है, राज्य एक सकारात्मक भलाई है। इसका समर्थन कौन करते हैं? इसका समर्थन करते हैं जो सकारात्मक उदारवादी हैं। ये बोलते हैं कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। ये कौन सा होगा? सकारात्मक उदारवादी। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था पहले वीडियो में कि सकारात्मक नकारात्मक उदारवादी क्या होते हैं। सकारात्मक उदारवादी समतावादी। तो ये बोलते हैं कि राज्य सकारात्मक भलाई है। इसका मतलब ये है कि राज्य होना ही चाहिए। अगर व्यक्ति को अपना विकास करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो राज्य होना ही चाहिए। और अगर हम चौथी प्रारूप देखें कि चौथा प्रारूप क्या है, तो राज्य एक नैतिक, प्राकृतिक, राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है। इसके समर्थन कौन करते हैं? इसके समर्थन करते हैं जैसे आदर्शवादी करते हैं और नाजीवाद। तो इसके समर्थन कौन करते हैं? आदर्शवादी और नाजीवाद। ये बोलते हैं कि राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है। ये बोलते हैं कि व्यक्ति का अगर विकास करना है तो उसको राज्य में रहना ही पड़ेगा। यहां पर ये राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं, व्यक्ति को साधन मानते हैं। तो आइए हम इन चारों को एक अच्छे से लिखते हैं कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब क्या है इनको और अच्छे से देख ले रहे हैं। जैसे हमारी पहली अवधारणा है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। हम इसको देखते हैं जैसे हेडिंग डालिए कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अगर हम इसको देखें कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। रूप है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस विचार के अनुसार कि राज्य का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं इस विचार के अनुसार राज्य का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए कि राज्य का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं इस विचार के अनुसार कि व्यक्ति और राज्य में, व्यक्ति
वह राज्य में कोई सकारात्मक संबंध ही नहीं है। मतलब क्या है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। इसका मतलब क्या है इस विचार के अनुसार कि राज्य का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उसके समर्थन को निकालते हैं अराजकतावादी। अराजकतावादी बोलते हैं कि व्यक्ति का कि राज्य का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और राज्य में कोई संबंध ही नहीं है। व्यक्ति और राज्य में कोई संबंध ही नहीं है और राज्य सदैव व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। राज्य सदैव व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। ये बोलते हैं कि राज्य का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और राज्य में कोई सकारात्मक संबंध ही नहीं है और जो राज्य है सदैव व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। तो अगर हम इसकी आलोचना देखें, ये पहले प्रारूप हो गया। अगर इसकी आलोचना देखें तो जो ये अवधारणा है, ये प्रारूप है, तो ये विचार राज्य विहीन आदर्श की कल्पना करता है। जो ये वाला प्रारूप है, यह राज्य विहीन आदर्श की कल्पना करता है। राज्यविहीन आदर्श की कल्पना करता है जो व्यवहार में संभव नहीं है। व्यवहार में संभव ही नहीं है। मतलब ये वाला जो विचार है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, तो ये बोलते हैं कि राज्य एक इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य और व्यक्ति में कोई संबंध ही नहीं है, कोई सकारात्मक मतलब अच्छा संबंध नहीं है। राज्य सदैव व्यक्ति के लिए हानिकारक है। मतलब ये इतना खतरनाक विचार है। और अगर हम इसकी आलोचना करें तो आलोचना में ये आता है कि ये जो प्रारूप है ये राज्य विहीन आदर्श की कल्पना करता है। राज्य विहीन आदर्श की कि व्यक्ति तो हो लेकिन वो किसी राज्य में ना हो, तो ऐसा तो संभव ही नहीं होगा, ऐसा प्रारूप संभव ही नहीं होगा। तो ये हमारा पहला प्रारूप था, इसको आप लिख लीजिए। हम देखते हैं दूसरा प्रारूप कि जो बोलते हैं दूसरे प्रारूप में है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसका मतलब क्या है आइए हम देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए। राज्य एक आवश्यक बुराई है। पहले हमने देखा अनावश्यक, हम देखेंगे आवश्यक के बारे में कि राज्य एक आवश्यक बुराई कैसे हुआ। राज्य एक आवश्यक बुराई है, हम इसको देखेंगे। राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्य का अस्तित्व तो हो लेकिन सीमित हो। ये बोलते हैं कि राज्य के अभाव में व्यक्ति का विकास असंभव है। ये बोलते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो इस विचार के अनुसार कि राज्य के अभाव में व्यक्ति का व्यवस्थित जीवन ही संभव नहीं है। व्यक्ति का व्यवस्थित जीवन संभव ही नहीं है। क्या व्यवस्थित जीवन संभव ही नहीं है। मतलब यह है कि राज्य की संभावना हो, लेकिन जैसे राज्य का अस्तित्व हो लेकिन सीमित हो। राज्य का अस्तित्व हो लेकिन सीमित हो। ये बोलते हैं कि राज्य के अभाव में व्यक्ति का व्यवस्थित जीवन संभव नहीं होगा, इसलिए राज्य हो लेकिन सीमित होना चाहिए, क्योंकि राज्य सदैव
व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। सीमित अगर नहीं होगा तो यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा। अगर राज्य सीमित नहीं होगा तो यह सदैव व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए व्यक्ति, यहां पर राज्य और व्यक्ति की अवधारणा में सीमित एवं राज्य और व्यक्ति में सीमित व उपर्युक्त संबंध होता है। यहां पर व्यक्ति और राज्य में सीमित एवं उपर्युक्त संबंध होता है। और राज्य यदि सीमित भूमिका निभाता है तो व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करता है। जैसे अगर राज्य सीमित होगा तो व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करेगा। यदि राज्य सीमित भूमिका निभाता है तो व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन अगर वो सीमित भूमिका नहीं निभाता तो व्यक्ति आंदोलन भी खड़ा कर सकता है। अगर सीमित नहीं होगा तो व्यक्ति आंदोलन भी कर देगा। या फिर इसके विरोध में चला जाएगा। तो यहां पर हमने देखा राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तो इसके अगर हम आलोचना करें तो आलोचना के लिए हम देखते हैं, अगर हम इसकी आलोचना करें तो आलोचना में आता है हेडिंग डाल लीजिए आलोचना। जो दूसरा नियम है इसकी आलोचना है। तो यह विचार भी राज्य की नकारात्मक भूमिका बताता है। यह विचार भी राज्य की नकारात्मक भूमिका निभाता है। नकारात्मक भूमिका निभाता है। और इसका अगर दूसरा विचार देखें और यह स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या करता है। यह क्या है? स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या करता है। नकारात्मक व्याख्या करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे राज्य एक आवश्यक बुराई है, मतलब राज्य हो लेकिन सीमित हो, क्योंकि राज्य के अभाव में व्यक्ति का जीवन ही संभव नहीं है। तो राज्य होना चाहिए लेकिन सीमित होना चाहिए। और क्योंकि राज्य सदैव व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, यहाँ पर जो आता है सदैव व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, तो इस बात से हमें पता चलता है कि यहाँ पर राज्य की नकारात्मक भूमिका निभाता है। ये जो राज्य है नकारात्मक भूमिका निभाएगा और स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या भी कर रहा है कि स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये क्या है? स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या कर रहा है। और हमारा जो तीसरा विचार है कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। तो इसका मतलब क्या है? आइए हम देख रहे हैं तीसरा विचार। अगर हम तीसरा विचार देखें कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। अगर हम देखें तीसरे विचार में है, प्रारूप में है कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है।
सकारात्मक भलाई है। तो इसके समर्थन कौन करते हैं? जो सकारात्मक उदारवादी हैं और समतावादी हैं। सकारात्मक उदारवादी हमने आपको पहले क्लास में बताया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो सकारात्मक उदारवादी हैं ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। ये क्या है? कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। जो सकारात्मक उदारवादी हैं कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। राज्य का समर्थन करते हैं। जो सकारात्मक उदारवादी हैं ये कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं और ये बोलते हैं इस विचार के अनुसार कि राज्य का अस्तित्व व व्यापक भूमिका, ये बोलते हैं कि राज्य का अस्तित्व व व्यापक भूमिका व्यक्ति के पक्ष में है। क्या? व्यक्ति के पक्ष में है। ये बोलते हैं कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। इस विचार के अनुसार यह है कि राज्य का अस्तित्व व्यापक व व्यक्ति के पक्ष में है। व्यक्ति के पक्ष में, क्योंकि राज्य क्या करता है? राज्य वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि राज्य एक वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है। वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है। जो राज्य है एक वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है। कि मतलब ये क्या करता है? जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये देखा कि जिसके पास खाद्यान्न नहीं है उसके पास ही खाद्यान्न पहुंचाया सरकार ने। तो ये क्या है? वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत कर रहा है। तो राज्य सकारात्मक भलाई है। मतलब ये क्या बोलते हैं कि राज्य सकारात्मक है। राज्य सकारात्मक है और भलाई के लिए कार्य करता है। तो राज्य का अस्तित्व व व्यापक भूमिका जो व्यक्ति के पक्ष में है सीधे। तो राज्य एक वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है और राज्य स्वतंत्रता की परिस्थितियां तैयार करता है। जो राज्य स्वतंत्रता की परिस्थितियां तैयार करता है। और यह जो राज्य है यह समानता लाने का भी प्रयास करता है। कैसा? समानता लाने का प्रयास करता है। इस बात का मतलब क्या है? समानता लाने का प्रयास करता है, इसका मतलब है जैसे देखा होगा आपने कि जो अमीर वर्ग है उससे टैक्स लेता है। राज्य अमीर वर्ग से टैक्स लेगा और जो गरीब लोग हैं उनको कुछ सुविधाएं देता है। जो गरीब लोग हैं उनको कुछ सुविधाएं देता है, उनसे टैक्स नहीं लेगा। जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी तो टैक्स के स्लैब बढ़ते जाते हैं। तो क्या है कि जो अमीर वर्ग है उससे कर लेगा, अमीर वर्ग से टैक्स लेगा या कर लेगा, और जो गरीब वर्ग है या निम्न वर्ग है उनको सुविधाएं प्रदान करेगा। तो ये क्या है? ये समानता लाने का प्रयास करता है और ये स्वतंत्रता की परिस्थितियां तैयार करता है। जैसे हमारे संविधान में भी है, हमारे संविधान में भी दिया गया है कि स्वतंत्रता की परिस्थितियां तैयार करता है। स्वतंत्रता की परिस्थितियां। और अगर हम देखें तो राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि अतः राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है और व्यक्ति को भी राज्य के विकास में सक्रियता पूर्वक भूमिका निभानी चाहिए। व्यक्ति को भी राज्य के विकास में सक्रियता पूर्वक, कैसा? सक्रियता पूर्वक भूमिका निभानी चाहिए। सक्रियता पूर्वक राज्य को भी व्यक्ति के विकास में सक्रियता पूर्वक भूमिका निभानी चाहिए। तो ये बोलते हैं, जैसे यहाँ पर विचार है कि राज्य एक सकारात्मक भलाई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि राज्य का अस्तित्व व व्यापक भूमिका व्यक्ति के ही पक्ष में है और राज्य एक वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है। जो राज्य है वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है और स्वतंत्रता की परिस्थितियां तय करता है और साथ में यह राज्य समानता लाने का प्रयास कर रहा है। अतः राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब इतना काम करेगा तो इसलिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा और जब आवश्यक है तो व्यक्ति को भी राज्य के विकास में सक्रियतापूर्वक भूमिका निभानी चाहिए। और यह वाला विचार राज्य को महत्वपूर्ण मानते हुए, यह विचार राज्य को महत्वपूर्ण मानते हुए व्यक्ति को साध्य मानता है। यह जो विचार है राज्य को इंपॉर्टेंट मानते हुए जो व्यक्ति है, व्यक्ति को साध्य मानता है। क्या? व्यक्ति को साध्य मानता है। राज्य को इंपॉर्टेंट तो मानता है, साथ में व्यक्ति को साध्य मानता है। और ये जो अवधारणा है, ये जो प्रारूप है, ये व्यक्ति को निष्क्रिय के बजाय सक्रिय मानता है। ये जो अवधारणा है तो ये व्यक्ति को निष्क्रिय के बजाय सक्रिय मानता है, जिसका लक्ष्य क्या? व्यक्ति का विकास है। राज्य सकारात्मक भलाई है तो ये क्या है? राज्य को इंपॉर्टेंट मानता है। राज्य को इंपॉर्टेंट मानते हुए व्यक्ति को साध्य मानता है, ना कि साधन मानता है। जब व्यक्ति को साध्य मानेगा तो, और ये व्यक्ति को निष्क्रिय के बजाय सक्रिय मानता है। निष्क्रिय के बजाय सक्रिय मानता है। निष्क्रिय में नहीं मानेगा, सक्रिय मानता है। और जब सक्रिय मानता है तो जिसका विकास जब सक्रिय मानेगा तो उसका विकास ही करेगा। तो विकास करना राज्य का प्रथम लक्ष्य है। विकास करना राज्य का प्रथम लक्ष्य है। यह जो विचार है व्यक्ति को निष्क्रिय के बजाय सक्रिय मानता है और जिसका विकास करना राज्य का प्रथम लक्ष्य हो जाता है। तो इस प्रकार राज्य व व्यक्ति के बीच में एक सकारात्मक संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व राज्य के बीच में एक सकारात्मक संबंध है। जो व्यक्ति है, व्यक्ति व राज्य के बीच में सकारात्मक संबंध है। कैसा सकारात्मक संबंध है? तो ये है, मतलब क्या होगा? अगर हम दोबारा इसको समझा दें तो ये बोलते हैं इस विचार के अनुसार कि राज्य का अस्तित्व व व्यापक भूमिका व्यक्ति के ही पक्ष में है। व्यक्ति के ही पक्ष में जा रहा है। जो व्यापक भूमिका है व्यक्ति के ही पक्ष में है। और क्योंकि ये राज्य वितरण मूलक न्याय प्रस्तुत करता है। जो वितरण मूलक, जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो वितरित करता है। जो गरीब वंचित वर्ग हैं उन पर भी खाद्यान्न प्रोवाइड कराता है। और ये स्वतंत्रता की परिस्थितियां तैयार करता है, जैसे मूल अधिकार। और ये समानता लाने का प्रयास करता है, जैसे टैक्स। ये समानता लाने का प्रयास करता है। तो राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और जब राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है तो व्यक्ति को भी राज्य के विकास में सक्रियतापूर्वक योगदान देना पड़ेगा। क्या? सक्रियतापूर्वक योगदान देना चाहिए। जब सक्रियतापूर्वक योगदान देना चाहिए, अतः यह राज्य को महत्वपूर्ण तो मानता है, साथ में व्यक्ति को साध्य मानता है। राज्य होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति को यह साध्य मानता है। और ये निष्क्रिय के बजाय सक्रिय मानता है। जो राज्य है, राज्य व्यक्ति को निष्क्रिय के बजाय, कि निष्क्रिय नहीं है बल्कि वह सक्रिय है। जब वो सक्रिय है तो उसका विकास भी होना चाहिए। जब वह सक्रिय है तो उसका विकास भी होना चाहिए और उसको अपना पहला लक्ष्य मानता है। जब पहला लक्ष्य मानता है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व राज्य में सकारात्मक संबंध है। व्यक्ति व राज्य में सकारात्मक संबंध है। और हमारा जो हमारा चौथा विचार था, हम उसको देख रहे हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना चौथा विचार। कि हमारा चौथा प्रारूप है जो कि राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है। जो हमारा चौथा प्रारूप है कि राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है। इसको आप हेडिंग डाल लीजिए कि राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है।
लिख लीजिए। जैसे हम हेडिंग डालेंगे कि चौथा विचार, चौथा प्रारूप क्या है। तो चौथे प्रारूप के अनुसार राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है। प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। तो ये वाला जो विचार है, यह विचार डालेंगे, यह विचार, ये जो विचार है यह राज्य को साध्य मानता है और व्यक्ति को साधन मानता है। राज्य को साधन मानेगा और व्यक्ति को साधन मानता है। जैसे यह है, जैसे राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ विकास करना है तो उसके राज्य को अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास होगा। व्यक्ति का, जैसे राज्य के अंतर्गत रहेगा, अगर व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहेगा तो ही व्यक्ति का श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास हो पाएगा। और इस विचार के अनुसार यह भी है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह विचार राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। क्यों? क्योंकि राज्य के अधीन रहना व्यक्ति की, राज्य के अधीन रहना व्यक्ति की प्रकृति की मांग है। अधीन रहना व्यक्ति की प्रकृति की मांग है। ये क्या है? प्रकृति की मांग है। मतलब क्या हुआ? इस विचार के अनुसार ये बोलते हैं कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। राज्य के अंतर्गत ही अगर व्यक्ति रहता है तभी उसके श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास हो पाएगा। अगर व्यक्ति राज्य में रहता है तभी उसके श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास हो पाएगा। और जो व्यक्ति है, ये विचार राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। विचार है जो राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है और राज्य के अधीन रहना व्यक्ति की प्रकृति की मांग है। और अगर हम इस विचार में देखें तो एक जो दार्शनिक है प्लेटो, इस विचार में एक दार्शनिक है प्लेटो तो बोल ही देते हैं कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है या बृहद रूप है। कि जो प्लेटो तो बोल ही देते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलते हैं कि अगर राज्य है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे व्यक्ति हो जाएंगे तो उससे मिलकर एक राज्य बनेगा। तो ये बोलते हैं प्लेटो कि राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। और अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु ये बोलते हैं, अगर हम दूसरे दार्शनिक को देखें तो अरस्तु बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे ये बोलते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। क्या? सामाजिक प्राणी। अरस्तु बोलते हैं
कि मनुष्य एक यानी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह सामाजिक नहीं होगा, अगर व्यक्ति सामाजिक नहीं होगा, अगर वह सामाजिक नहीं है तो या तो फिर वो देवता हो सकता है, या तो देवता हो सकता है या फिर पशु हो सकता है। अगर वो सामाजिक नहीं है, समाज में नहीं रहता, तो या तो फिर वो देवता हो सकता है या फिर पशु हो सकता है। तो यहाँ पर दो विचार हैं, या तो वो ये देवता हो सकता है या पशु हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा राज्य एक नैतिक संस्था है। और अगर हम यहाँ पर अगला विचार देखें, हेगल के अनुसार, हेगल क्या बोलते हैं? हेगल बोलते हैं कि जैसे ईश्वर, हेगल क्या बोलते हैं? हेगल बोलते हैं कि जैसे ईश्वर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान है, जैसे ईश्वर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार राज्य को भी राज्य को भी सर्वोच्च व शक्तिमान बनना पड़ेगा। उसी प्रकार राज्य को भी सर्वोच्च व शक्तिमान बनना पड़ेगा। जैसे ईश्वर सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर को हम मानते हैं कि सर्वोच्च है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, और ईश्वर क्या सर्वशक्तिमान है। उसी प्रकार राज्य को भी ये सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान मानता है। यह उसी प्रकार ईश्वर को भी, राज्य को भी सर्वोच्च और शक्तिमान मानता है, और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध, जैसे व्यक्ति है ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाता। जैसे व्यक्ति यहाँ पर देखें तो जैसे व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाता, जैसे व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाता, उसी प्रकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध जाना भी होने का भी अधिकार नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध जाने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार नहीं है। मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको दोबारा अच्छे से देखें तो ये बोलते हैं राज्य एक नैतिक प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है? नैतिक है और प्राकृतिक संस्था है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य साध्य है इसमें और व्यक्ति को साधन मानता है। तो ये बोलते हैं इस विचार के अनुसार कि अगर व्यक्ति को अपने श्रेष्ठ मानवीय गुणों का विकास करना है तो उसको राज्य के अंतर्गत रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का श्रेष्ठ मानवीय गुणों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और यह विचार राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, और यह मानता है कि राज्य के अधीन रहना व्यक्ति की प्रकृति की मांग है। राज्य के अधीन रहना व्यक्ति की प्रकृति की मांग है कि इसको राज्य के अधीन ही रहना चाहिए। और जो प्लेटो तो ये बोल देते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, और अरस्तु ये बोलते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, और जब ये सामाजिक प्राणी है, अगर ये सामाजिक नहीं होगा तो या तो फिर वो देवता होगा या फिर वो पशु हो सकता है। अगर वो सामाजिक नहीं है तो या तो वो देवता होगा या पशु होगा। और हेगल क्या बोलते हैं? हेगल ये बोलते हैं कि जैसे ईश्वर सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार राज्य को भी सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान होना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध जाने का भी अधिकार नहीं है या फिर हक नहीं है। राज्य के विरुद्ध जाने का हक नहीं है या फिर अधिकार नहीं है।
तो ये हमने देखा बेसिक क्लास। आज की जो क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास है, बेसिक क्लास है। आज हमने देखा व्यक्ति और राज्य। हमने ये देखा कि व्यक्ति और राज्य ये क्या है। अब हम कल से शुरू करेंगे अपने सिलेबस का जो टॉपिक चल रहा है, उसमें है अधिकार, फिर हम पढ़ेंगे कर्तव्य और फिर पढ़ेंगे उत्तरदायित्व। तो हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।